सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट द रिसेंट सर्कुलर दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 7th ऑफ सितंबर 2022। तो सबसे पहले मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं आप ही की तरह एक छोटा सा इन्वेस्टर हूं। मेरा कोई भी फॉरेन ब्रोकर के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ उसे मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ ताकि आप लोग अपना डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें। लर्निंग के लिए मैं आपको शेयर करता हूँ, दैट्स इट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई सर्कुलर के बारे में। हम लोग पूरा सर्कुलर पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा कि आरबीआई को ऐसा सर्कुलर क्यों लाना पड़ा, क्या ज़रूरत आन पड़ी आरबीआई को कि उन्होंने ऐसा सर्कुलर ले आया। तीसरा हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारा फंड सेफ़ है। चौथा, व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर के बारे में। तो मैं उसे ओपन करके रखा हूँ, ये रहा वो सर्कुलर। आइए हम लोग इसे धीरे धीरे इंटरप्रेट करने का कोशिश करते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 सितंबर को एक अलर्ट लिस्ट जारी किया है। उस अलर्ट लिस्ट में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 34 फॉरेन ब्रोकर्स का नाम डाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया में ऐसे एज्यूम करें कि देयर आर मोर देन 100 फॉरेन ब्रोकर्स, हो ही सकता है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, देयर कैन बी मोर देन 100 फॉरेन ब्रोकर्स। तो यहाँ पे अगर आपका ब्रोकर अगर इस लिस्ट में अगर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फॉरेन ब्रोकर का नाम है एबीसी और एबीसी ब्रोकर इस लिस्ट में नहीं है, तो ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सर्कुलर को इस तरह से लिखा गया है कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ की अंडर अगर आप इंडिया में हैं और अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए जो एडिट लिस्ट है आपके लिए एप्लीकेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, द एडिट लिस्ट कंटेन्स नेम्स ऑफ एंटिटीज़ which are neither authorized to deal in forex under the Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA or authorized to operate electronic trading platform ETP for forex transactions under the electronic trading platform Reserve Bank Directions 2018। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन में ये लिखा गया है कि ये इस अलर्ट लिस्ट में उस एंटिटीज़ का नाम है, उन फॉरेन ब्रोकर्स का नाम है जिसे ऑथोराइज नहीं किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप लोग इंडिया में फॉरेक्स का ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप लोग इंडियन सिटीजन्स को दे सकते हैं जिनके थ्रू वो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करें। ठीक है, उसके बाद का लाइन पढ़ते हैं। दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एंड इज़ बेस्ड ऑन व्हाट वाज नोन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। तो ये जो लिस्ट ये कंप्लीट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका ब्रोकर एबीसी है और अगर आपका इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं है तो भी आपका वो ब्रोकर इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने वर्ड का यूज़ किया एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये 34 ब्रोकर का नाम 7 सितंबर तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता था, तो उन्होंने 34 ब्रोकर्स का नाम इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। ऐसा हो सकता है कि एबीसी ब्रोकर, फॉर एग्जांपल एबीसी ब्रोकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 7 सितंबर को नहीं पता था तो उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंक्लूड नहीं होगा। आइए अगला लाइन पढ़ते हैं। एन एंटिटी नॉट अपीयरिंग इन द लिस्ट शुड नॉट बी एज्यूम्ड टू बी ऑथोराइज्ड बाय द आरबीआई। जैसा मैंने कहा कि अगर आपका ब्रोकर से, फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रोकर एबीसी है और अगर आपके इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर दिया है। ठीक है, द ऑथराइजेशन स्टेटस ऑफ एनी पर्सन एटीपी कैन बी एसर्टेन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन्स एंड ऑथराइज्ड एटीपीज। तो इस अलर्ट लिस्ट का पहला पैराग्राफ में ये कहा गया है कि इंडियन सिटीजन्स, एक वर्ड में कहें तो इंडियन सिटीजन्स फॉरेन ब्रोकर के साथ डील नहीं कर सकते हैं। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि फॉरेन ब्रोकर्स
इंडियन सिटीजन्स के साथ डील नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें ऑथोराइजेशन नहीं दिया है। आइए अब एक एक करके ब्रोकर का नाम देखें। सबसे पहला है एलपरी। ऐसा नहीं कि एलपरी को पहला में डाला है, उन्होंने इस लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया है। तो पहला है एलपरी, एन ई एफ एक्स, एवर ट्रेड, बाइनामो, ई टोरो, एक्स नेक्स, जो कि मेरा फेवरेट था, मैं भी इसी में ट्रेड करता था पर अब नहीं करूँगा शायद। एक्स नेक्स, एक्सपर्ट ऑप्शन, एफ बी एस, फिन एफ एक्स प्रो, forex.com, फॉरेक्स फॉर मनी, फॉरेक्स एक्स, एफ टी एम ओ, वी पी पी ट्रेड, एफ एक्स पी प्राइमस, एफ एक्स स्ट्रीट, एफ एक्स सी एम, एफ एक्स नाइस, एफ एक्स टी एम, हॉट फॉरेक्स, आई बेल मार्केट्स, आई सी मार्केट्स, आई फॉरेक्स, आई जी मार्केट्स, आई की ऑप्शन, एन टी एस फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऑक्टा एफ एक्स, ओलम ट्रेड, ई टी एमी ट्रेड, जी टी पी ग्लोबल एफ एक्स, ट्रेड साइट एफ एक्स, अर्बन एफ एक्स, एक्सएम, एक्स टी बी। इसके अलावा भी अगर और दूसरा कोई ब्रोकर है तो वो भी इस लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा इन फ्यूचर। तो अभी तक हम लोग समझे कि फॉरेन ब्रोकर्स इंडिया में अपना ट्रेड नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट ऑथोराइज्ड टू डील इन फॉरेक्स मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें ऑथोराइज नहीं किया है। ठीक है, आइए अब हम लोग अपना दूसरा एजेंडा पे चलते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली मैं जब मोबाइल में सब वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम भी आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा सर्कुलर लाना क्यों पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला जो 4 रीज़न जो मैं समझता हूँ, पहला रीज़न है कि सभी फॉरेन ब्रोकर्स फेमा एक्ट का वायलेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ पर फेमा एक्ट के तहत हम लोग ना फॉरेन में ना हम लोग पैसा भेज सकते हैं, हम लोग फॉरेन में पैसा भेज नहीं सकते हैं एज़ पर फेमा एक्ट। अगर मुझे फॉरेन में पैसा भेजना है देन आई हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं फिर से बताऊँ, फेमा एक्ट के अंतर्गत मैं विदेश में पैसा नहीं भेज सकता हूँ। अगर मुझे विदेश में पैसा भेजना है तो मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये फेमा एक्ट में लिखा हुआ है। और अगर आप ये नोट करें कि हम लोग जब भी कोई फॉरेन ब्रोकर, चाहे वो ऑक्टा एफ एक्स हो या एक्सनेक्स हो या कोई भी ब्रोकर हो, अगर हम लोग जब पैसे जमा करते हैं तो वहाँ पे कभी हम लोग ऑक्टा एफ एक्स के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा नहीं करते हैं। और जब पैसा आता भी हम लोग के पास, कोई डायरेक्ट पैसा नहीं आता है। वहाँ पे एक थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोग का पैसा हम लोग के क्रेडिट अकाउंट में जमा होता है और थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा अपना बैंक अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, वैसा थर्ड पार्टी इंक्लूड क्यों है? अगर हम लोग इंडियन मार्केट का बात करें, अगर आप लोग जीरोधा एंजल में अगर आप लोग पैसा डालते हैं तो हम लोग सीधा जीरोधा एंजल के साथ ही हम लोग डील करते हैं। हम लोग सीधा पैसे जीरोधा के अकाउंट में डालते हैं, जीरोधा से पैसा वापस भी आता है। पर इन केस ऑफ फॉरेन ब्रोकर्स एक थर्ड पार्टी बीच में आ जाता है। तो वहीं पे है कि फॉरेन ब्रोकर्स आर वायलेटिंग फेम एक्ट 1999। दूसरा है जो सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। फॉरेन ब्रोकर्स इंडिया में, मैं सबका तो नहीं कहूँगा पर एक दो फॉरेन ब्रोकर ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा मिसलीड एडवर्टाइजमेंट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिछला 5-6-7 महीना से मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, पर एक फॉरेन ब्रोकर बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग ऐड किया कि 10,000 कि उन्होंने 100 यूएसडी कि $100 से उन्होंने अकाउंट शुरू किया, अब पर डे 800-1,000 पर डे कमा रहे हैं। नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो आप लोग को लुभावना ऑफ़र देते हैं कि भाई आओ मेरे साथ ट्रेड करो, आप लोग भी एक दिन पर डे $1,000-2,000 कमाओगे, या आप 100 रुपये लगाओ, आप पर डे 4,000 रुपया कमाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये सर्कुलर जो आया उसके पीछे उन ब्रोकर का बहुत बड़ा हाथ है जो मिसलीड किए अपना एडवर्टाइजिंग से। ठीक है, जो ब्रोकर चुपचाप अपना बिजनेस फैला रहे थे उसकी लोके था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शायद उतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता, हम लोग अभी भी ट्रेड कर सकते थे। पर एक दो फॉरेन ब्रोकर इतना ज़्यादा मिसलीड एडवर्टाइजमेंट किए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत जल्दी स्टेप लेना पड़ गया। तीसरा है लॉस्ट टू इंडियन सिटीजन्स।
उन लोगों का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे के हम लोग भी अपना पैसा लगा देते हैं विदाउट लर्निंग विदाउट एनीथिंग, और अल्टीमेटली लीड्स टू लॉस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। चौथा, टू प्रिजर्व फॉरेन रिजर्व। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर हम लोग इंडियन सिटीजन हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10,000 रुपया लगाया। ठीक है, अब चूँकि ट्रेड है, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। ठीक है, अगर आप लूज़ कर रहे हैं तो समवन विल विन विन गेन। ठीक है, मैंने अपने अकाउंट में 10,000 रुपया डाला, मैंने यूरो यूएसडी का कुछ ट्रेड लिया और मेरे को उसमें लॉस हो गया, तो समवन विल टेक दैट मनी ना, बाहर से तो पैसा आएगा नहीं। सब एक साथ ट्रेडर पैसा डालते हैं, उसमें से कोई किसी को प्रॉफिट होता है या किसी को लॉस होता है। तो जिसका लॉस हुआ उसका पैसा कौन लेता है? जिसका प्रॉफिट हो पैसा ले लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपया लॉस कर गए तो आपका पैसा तो चला गया फॉरेन में ना। कोई कोई जो फॉर एग्जांपल कोई यूएस में है, बहुत बड़ा प्रॉफिट किया है, तो पैसा हो सकता है कि उसके पास पैसा चला गया, बिकॉज पैसा अल्टीमेटली में पैसा कैसे जमा करते हैं हम लोग? एक थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा जमा कर रहे हैं अपने फॉरेन ब्रोकर के पास, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में पैसा चला गया, और अगर आप लॉस करते हैं तो पैसा तो इंडिया के बाहर चला गया ना। तो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व फॉरेन रिजर्व, तो जो मैं समझता हूँ इस सर्कुलर लाने का ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला वायलेशन ऑफ फेम एक्ट 1999, दूसरा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तीसरा है लॉस टू इंडियन सिटीजन्स, और चौथा है टू प्रिजर्व फॉरेन रिजर्व। इसके अलावा पांचवा नहीं हो सकता है, जो मेरे को समझ में आता है। नाउ, इज़ आवर फंड सेफ? ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कुछ अगर पैसा है जमा कोई भी फॉरेन ब्रोकर के पास, तो वो कितना सेफ़ है ये बोलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अभी आप ये नोट कर सकते हो कि कोई भी फॉरेन ब्रोकर है, अगर आप इंडिया से हैं, आपको पैसा पिछला 1-2 वीक से आपको पैसा जमा करने में और निकालने में बहुत मुश्किलों का सामना हो रहा होगा। बिकॉज आइदर आपका वो जो बैंक है वो अवेलेबल नहीं है, कभी आपका यूपीआई पेमेंट मोड अवेलेबल नहीं है, और फॉरेन ब्रोकर हमेशा बोलते हैं कि वी आर अंडर मेंटेनेंस। तो वो बात नहीं है। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो आस्किंग बैंक्स नॉट टू डील विथ फॉरेन ब्रोकर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बार बार अपने बैंक्स को बोल रही है कि आप लोग फॉरेन ब्रोकर के साथ डील ना करें। तो इसी के लिए जब भी वो बैंक अवेलेबल नहीं होता है तो आप लोग को प्रॉब्लम होता है डिपॉजिट करने में और विड्रॉल करने में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सेफ रहें वाइल डीलिंग विथ एनी फॉरेन ब्रोकर्स। दूसरा है, ऐसा बहुत सारा ऐप है जो हम लोग का बैंड हो चुका है इंडिया में। जैसे अगर मैं नाम लूँ तो टिकटॉक एक ऐसा ऐप था जो बहुत चल रहा था, एक बूम था एक समय टिकटॉक, लाइक यूट्यूब, पर वो टिकटॉक जो अभी पूरे इंडिया में बैंड हो चुका है। उसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप लोग माने कि अगर इंडिया में अगर इन फॉरेन ब्रोकर्स का ऐप या वेबसाइट को बैंड कर दिया जाए, बिकॉज आरबीआई के पास तो पूरा लिस्ट है, अगर वो लोग चाहे तो उस ऐप को या वेबसाइट को इजीली बैंड कर सकते हैं। अगर वो बैंड कर दे तो ट्रस्ट में वो पैसा फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में 10,000 यूएसडी है या आपके अकाउंट में 1 यूएसडी है, वो पैसा आपको वापस कभी नहीं मिलने वाला है। तो बी सेफ। ठीक है, हम लोग अपने पैसे के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने के पहले हम लोग सारे एस्पेक्ट्स देखें। प्रॉफिट तो सही है, पर हम लोग को सबसे पहले लॉस के एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा कि इसमें कितना लॉस है, कितना रिस्क है। प्रॉफिट अगर हम लोग अपना रिस्क को लॉस को अगर हम लोग एनालाइज कर लें तो प्रॉफिट अपने आप होगा। यही रूल है ट्रेडिंग का। तो आप लोग ध्यान से सोचें क्या करना है इसके बारे में। पर मैं बता दूं, ये जो ऐप है इंडिया में कभी भी बैंड हो सकता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो जैसा मैंने कहा कि ये जो ऐप है इंडिया में कभी भी बैंड हो सकता है, बिकॉज ये सब बिल्कुल रडार में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उनके पास पूरा लिस्ट है एंड दे आर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग कि इसके अलावा भी और कौन कौन से एंटिटीज़ हैं और कौन कौन से फॉरेन ब्रोकर्स हैं, ताकि वो लोग एक साथ सारा बिजनेस को शट डाउन करें। ऐसा भी 1-2 फॉरेन ब्रोकर्स हैं जो इंडिया में अपना बिजनेस समेट चुके हैं। मैं आपकी जानकारी बता दूं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर वो लोग अपने इंडिया से बिजनेस समेट चुके हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो फॉरेन ब्रोकर है वो भी धीरे धीरे अपने इंडिया से बिजनेस समेट रहे हो, ऐसा हो सकता है। या तो वो लोग खुद इंडिया छोड़ के चले जाएं, दे विल नॉट ऑपरेट इन इंडिया, या इंडियन गवर्नमेंट उसे बैंड कर दे। तो दोनों ही केस में आपका जो फंड है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, आपको अपना फंड नहीं मिल सकता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि
सबसे पहला जो भी हम लोग का जो सर्कुलर आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत, हम लोग उसे पूरा कॉम्प्लाई करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब कहा है कि दे आर नॉट ऑथोराइज्ड एंड इंडियन सिटीजन शुड नॉट इन एनी फॉर्म ऑपरेट विद देम, तो हम लोग को वो जो फॉर्म है पूरा मानना चाहिए। मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग, अगर आप लोग इंडियन हैं, अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं, और अगर आप लोग का बैंक अगर इंडिया में है, और अगर आप इंडिया में बैठ के इंडियन बैंक के थ्रू अगर पैसा डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं, तो मेरे समझ से बेस्ट रहेगा कि हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग ना करें। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन, आप लोग अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आप लोग उनसे एक बार एडवाइस ले सकते हैं। तो मैंने अपना ओपिनियन भी बता दिया कि ओपिनियन में क्या है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी तरह का कुछ क्वेरी हो तो आप लोग मुझे बताइए। मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं बता दूं, ये जो आपका पूरा जो नियम है, ये दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स, दैट्स इट। दोज आर इंडियन सिटीजन्स, पूरा जो नियम है उन्हीं के लिए बस एप्लीकेबल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।